नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का परीक्षा टॉक्स में। आज हम बात करेंगे आदिकालीन साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। हाँ जी, यहाँ पर है 111 प्रश्न जो आदिकालीन साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कहीं ना कहीं पेपर से जुड़े हुए हैं। ये प्रश्न किसी न किसी पेपर में आ ही चुके हैं और जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है श्रावकाचार। पहला प्रश्न क्या है? श्रावकाचार। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? क्या बताना हमें कि श्रावकाचार किस कवि की रचना है, किसने श्रावकाचार की रचना की है? तो वो है नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, देवसेन। ठीक है, देवसेन ने श्रावकाचार की रचना की है। दोहा कोश की रचयिता कौन है? दोहा कोश की रचयिता है सरहपा। दोहा कोश की रचयिता कौन है? सरहपा। प्रश्न नंबर 3, भरतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है? शालिभद्र सूरी की। किसकी है? शालिभद्र सूरी की। प्रश्न नंबर 4, परमात्म प्रकाश व योगसार गद्य रचनाओं के रचयिता कौन है? परमात्म प्रकाश व योगसार की रचनाओं के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है हमारा जोइंदू। परमात्म प्रकाश व योगसार की रचना की थी जोइंदू ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं वर्ण रत्नाकर के रचयिता। प्रश्न नंबर 6, भाषा सर्वेक्षण। भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है बताइए? भाषा सर्वेक्षण है ग्रियर्सन की रचना। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है हमारा अगला प्रश्न नंबर 7, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो हमें ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो हमारे थे कौन, गारसा दत्तासी, उन्होंने क्या है हिंदी साहित्य लिखने का जो है आरंभ किया और ये क्या है फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, इस्तवार दलाल लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान यानी सच्चे अर्थों में जो है हिंदी साहित्य का पहला इतिहास इन्होंने लिखा था, ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 9 पर बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 जो है, प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा था? क्योंकि अभी तक यहाँ पर इनसे पहले किसी ने भी हिंदी में नहीं लिखा था। जो गारसा दत्तासी थे उन्होंने फ्रेंच में लिखा, ग्रियर्सन ने इंग्लिश में लिखा। और तो हिंदी में किसने लिखा? सबसे पहले इतिहास लिखा हिंदी साहित्य का शिव सिंह सरोज ने। किसने लिखा? शिव सिंह सरोज। प्रश्न नंबर 10 पर बात करते हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले जो विद्वान थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा यहाँ पर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 पर बात करते हैं। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन थे? कौन थे सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले? वो हैं राहुल साकृत्यायन। राहुल साकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना था। प्रश्न नंबर 12, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन थे? उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता थे दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी। प्रश्न नंबर 13, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हैं। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? कौन है अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता? ठीक है, वो है हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर 1 के साथ प्रश्न नंबर 13। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, मिश्र बंधुओं द्वारा विरचित मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी मिश्र बंधुओं ने, जिसमें 3 भाई थे। ठीक है, और तीनों भाइयों ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। वो पूछा गया है कि कितने भागों में की थी? तो वो है 4 भागों में। 4 भागों में इसकी रचना हुई थी। ठीक है, हाँ। प्रश्न नंबर 15, वीर गाथा काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी है? वीर गाथा काल को
संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा देने वाले जो कवि हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने वीरगाथा काल यानी आदि काल को संधि काल एवं चारण काल की संज्ञा दी। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। आशुक कवि की रचना है। आशुक कवि की कौन सी रचना है इनमें से? तो आशुक कवि की रचना है ऑप्शन नंबर 2 चंदनवाला राज, जिसकी रचना की थी आशुक कवि ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 पवन चरयू के रचयिता। पवन चरयू की रचना किसने की थी? तो पवन चरयू की रचना की थी स्वयंभू ने। ऑप्शन नंबर 4 इसके साथ सही होगा। प्रश्न नंबर 18 शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? वो है हेमचंद्र। हेमचंद्र ने शब्दानुशासन की रचना की थी। प्रश्न नंबर 19 पर बात करते हैं। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, प्रश्न नंबर 19 पाहुड़ दोहा की रचना राम सिंह ने की थी। राम सिंह इसके साथ जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 20 प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? प्राकृत पेंगलम किस कवि की रचना है? प्राकृत पेंगलम तो वो है लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की रचना है प्राकृत पेंगलम। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। ऋणय कुमार चरयू के रचनाकार कौन है? ऋणय कुमार चरयू के रचनाकार कौन है? तो वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत ने किसकी रचना की थी? ऋणय कुमार चरयू की। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता हैं। जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका की रचना की है मधुकर कवि ने। मधुकर कवि ने किसकी की रचना की है? जय मयंक जस चंद्रिका। प्रश्न नंबर 23 उपदेश रसायन के रचनाकार हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार कौन है? उपदेश रसायन। प्रश्न नंबर 23, प्रश्न नंबर 23 के जो आंसर होगा वो है जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि ने उपदेश रसायन की रचना की थी। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। प्रश्न नंबर 24 में बताना है कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? तो वो हैं सोम प्रभु सूरि। सोम प्रभु सूरि कुमार पाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 25 आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? ठीक है। जैसे वीरगाथा काल नाम दिया है, चलिए वो आगे के प्रश्न में बात कर लेंगे। आगे का प्रश्न वही है। तो आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला वही बात कर लेते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल किस आलोचक ने नाम दिया है? तो वो नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 27 पर बात करें तो प्रश्न नंबर 27 आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम से अभिहित करने वाले आलोचक। अब क्या बताना है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया? सीधे सीधे बताना है। तो वो है राहुल साकृत्यायन, जिन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। प्रश्न नंबर 28 महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, ये हमें नामकरण पता ही होना चाहिए कि किस कवि ने किस काल को क्या नाम दिया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज बपन काल का क्या कहा है? बीज बपन काल। प्रश्न नंबर 29 पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, हमें ये बताना है। ठीक है। तो वो है सौरसैनी। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। प्रश्न नंबर 30 बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली बोली का संबंध जो है वो है पूर्वी हिंदी से। ठीक है। जो हमारी हिंदी है, हिंदी में कितने हैं? 17 बोलियां हैं कुल मिलाकर। ठीक है। जिसकी हम बात करेंगे कि कभी अगली वीडियो में, किसी वीडियो में। ठीक है। अभी के लिए जान लेते हैं कि बघेली बोली जो है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न नंबर 31 पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? अभी हमें यहाँ पे क्या बताना है? पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से जो है, किस अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी संबंध रखती है, ये बताना है हमें। तो वो है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या है? पूर्वी हिंदी का उद्भव हुआ है या निकली है। प्रश्न नंबर 32 पर बात करें। खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है? तो वो है पश्चिमी हिंदी से। ठीक है। अवधी। अवधी किस बोली का विकास उपभाषा से हुआ? अवधी बोली का विकास। प्रश्न नंबर 33 अवधी बोली का विकास किस उपभाषा से हुआ है? अवधी बोली का विकास। प्रश्न नंबर 33 जिसका उत्तर सही होगा पश्चिमी हिंदी। अवधी बोली का विकास पश्चिमी हिंदी से हुआ है। प्रश्न नंबर 34 खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली का उद्भव हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। खड़ी बोली किस अपभ्रंश से निकली है? प्रश्न नंबर 34 का आंसर सही होगा सौरसैनी के उत्तरी रूप से। सौरसैनी के
उत्तरी रूप से। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? यहाँ पर हमें ये बतानी है हिंदी की कितनी, टोटल हिंदी की कितनी उपभाषाएं, तो हिंदी की कितनी है? 5, कुल मिलाकर 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 36, हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है। तो हिंदी क्षेत्र की बोलियों की कुल संख्या 18 मानी जाती है, कहीं कहीं पर 17 मानी जाती है, लेकिन जो मान्यता है वो 18 की है। ठीक है। प्रश्न नंबर 37, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो वह 5 बोलियां आती हैं कुल पश्चिमी हिंदी उपभाषा। ठीक है। प्रश्न नंबर 38, भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? हमें यहाँ पर अब क्षेत्र बताना है कि भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो जो भोजपुरी बोली है वो है आजमगढ़ में बोली जाती है। जो भी आजमगढ़ के वासी होंगे बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। प्रश्न नंबर 39, मैथिली का बोली क्षेत्र है। मैथिली का बोली क्षेत्र कौन सा है? हमें ये बताना है। प्रश्न नंबर 39, मैथिली का बोली क्षेत्र है मुंगेर। मैथिली का बोली क्षेत्र क्या है? मुंगेर है। प्रश्न नंबर 40, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद्र और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? प्रश्न नंबर 40 का उत्तर जो सही होगा वो है भोजपुरी, यानी ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर जो है भोजपुरी क्षेत्र से या भोजपुरी बोली क्षेत्र से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 41, भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? प्रश्न नंबर 41 का आंसर देंगे वो है पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी। ठीक है। तो आशा आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और साथ ही इंपॉर्टेंट भी लग रहे होंगे। ठीक है ना। तो जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या। अपभ्रंश में जो है स्वरों की संख्या कितनी है? प्रश्न नंबर कौन सा? 42 में आंसर दीजिए। तो वो है अपभ्रंश में स्वरों की संख्या मानी जाती है 8 है कुल स्वरों की संख्या। प्रश्न नंबर 43, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? अपभ्रंश में हमें बताना है कौन से व्यंजन नहीं थे। तो ड़ और ढ जो हैं ये अपभ्रंश में नहीं थे। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना जो मानी जाती है वो मानी जाती है श्रावकाचार। ठीक है। प्रश्न नंबर 45, आदिकाल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? अभी हमने वीर गाथा काल कहा था, अब हम बात कर रहे हैं वीर काल की। आदिकाल को वीर काल किसने कहा है? प्रश्न नंबर 45, तो वो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल नाम दिया है। ठीक है। नामकरण याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 46, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? प्रथम इतिहासकार जिन्होंने काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का और नामकरण भी किया उनका, तो वो है ग्रियर्सन। ठीक है। जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन प्रारंभ किया। प्रश्न नंबर 47, संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं। संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता कौन है? अब्दुल रहमान। इसमें दो उत्तर हैं, एक तो संदेश रासक जो है वो खंड काव्य है और इसके रचयिता है अब्दुल रहमान, या इनका दूसरा नाम भी कहा जाता है अब्दुल रहमान। ठीक है। जो भी आए ऑप्शन में वो सही होगा, अब्दुल रहमान या अब्दुल रहमान। ठीक है। प्रश्न नंबर 48, खुमार रासों के रचनाकार कौन है? खुमार रासों के रचनाकार। प्रश्न नंबर 48, खुमार रासों के रचनाकार कौन है? वो है दलपत विजय। दलपत विजय कौन है? दलपत विजय खुमार रासों के रचनाकार। ठीक है। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आल्यखंड नाम से भी प्रचलित है? निम्न में से कौन सा रासो काव्य जो है वो आल्यखंड नाम से भी प्रचलित है? कौन सा ऐसा है? वो है प्रश्न नंबर 39 का आंसर होगा परमाल रासो। परमाल रासो जो है वो आल्यखंड के नाम से भी प्रचलित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 की बात करें तो निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? गेय रासो काव्य
गेय रासो इनमें से जो है गाया जा सकता है वो काव्य कौन सा है, तो वो है बीसल देव रासो। प्रश्न नंबर 50 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बीसल देव। प्रश्न नंबर 51, परमाल रासों के रचयिता का नाम है। परमाल रासों के रचयिता कौन है? परमाल रासो। परमाल रासों के रचयिता माने जाते हैं जगनीक। कौन माने जाते हैं? जगनीक हैं परमाल रासों के रचयिता। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसका बाकी का जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं वो अगली वीडियो में पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए और इन्जॉय कीजिए, ठीक है। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़रूर अपने डाउट क्लियर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।